एक और दुश्मन सामने आकर खड़ा हो गया है भाई। ये एग्जाम दुश्मनी तो है हमारे, इन्हीं को तो हराना है हमको। तो आज आईबीपीएस क्लर्क का एक शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है, जिसके हिसाब से 1 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और 21 अगस्त तक रहने वाली है। आपका एग्जाम रहेगा अक्टूबर में प्री का, और मेंस का आपका एग्जाम रहने वाला है आपके नवंबर में। टाइम तो ज़्यादा नहीं है, केवल 2 ही महीने हैं। पर क्या इन 2 महीनों में वो बच्चा जो पहली बार ये एग्ज़ाम देने वाला है, क्या वो ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, बशर्ते उसने अभी तक अपना टाइम ना वेस्ट किया हो, जैसा हम कभी कभी कर देते हैं, है ना। वो चीज़ गलत है। इसलिए तो सारे टीचर्स आप लोग को कहते रहते हैं कि भैया टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ते चलो, यू नेवर नो कब कौन सी वैकेंसी आ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक्चुअली इसी बात पर डिस्कशन करने के लिए जुड़ी हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, अभी आ जाएगा कल परसों में। तो क्या हम पहली बार में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर हमें कहीं से कहीं पहुंचना है तो उसके लिए रास्ता कौन सा हम तय कर रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी होता है। आप किस साधन से जा रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आपने रास्ता कौन सा चुना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की थोड़ी सी मदद करने के लिए जुड़ी हूँ कि इस एग्ज़ाम को पहली दफ़ा अगर हमें क्रैक करना है तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। आइए ज़रा शुरू करते हैं। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी ग्रेजुएशन हो चुका है या अभी होने वाला है, मतलब अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आने वाला है, वो सारे बच्चे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और जिनकी एज 20 साल से 28 साल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एज और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। आपका स्ट्रीम कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बात करूँ अगर मैं इस एग्जाम की, तो ये 2 फेजेस में होता है, प्री होता है इसका और मेंस होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता। प्री में आपका इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं ओनली, ठीक है, राइट। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं और 60 मिनट का समय आपको प्री में दिया जाता है। फिर बाजी आती है आपके मेंस की। मेंस में आपका जीए भी इंक्लूड हो जाता है, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का होता है और आपको 35 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ऐसे ही क्वांट्स के 50 क्वेश्चन 50 मिनट के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं, ठीक है, और रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। सेक्शनल टाइमिंग आप देख सकते हैं सब में है, बस ये 2 ही हैं। पर आपको पता है ये जो वैकेंसीज अभी आउट होने वाली हैं, इसके लिए बहुत तगड़ी फाइट है। मतलब जो बच्चा एसबीआई पीओ का पेपर देगा वो भी ये फॉर्म फिल करेगा, जो आईपीएस पीओ का पेपर देगा भाई वो भी ये फॉर्म फिल करेगा। तो आपके लिए कंपटीशन आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, हेड काउंट तो बहुत बड़ा है, बट जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना वो बहुत कम है। जो केवल सिलेक्शन लेने के लिए दौड़ रहे हैं ना वो कम है, जो दौड़ने के लिए केवल दौड़ रहे हैं वो बहुत सारे हैं। अभी आपको फिगर आउट करना है कि आप सिलेक्शन लेने के लिए दौड़ रहे हैं या सिर्फ दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगी अब थोड़ा सा सिलेबस की तरफ। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग का प्री और मेंस का ये सिलेबस है। बस मेंस में क्या होता है बेटा, ये 3 टॉपिक आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, और ये जो सिलेबस है ना ये आपके सब एग्जाम्स के लिए सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सारे वही सेम के सेम, मतलब सेम टू सेम टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। बट हाँ, मैं एक चीज आप लोग को यहाँ पर जरूर बता दूं, सभी बच्चों को बता दूं, और कि बेटा ये जो आपके ये वाले टॉपिक्स हैं ना, ये वाले टॉपिक्स, इनका वेटेज एग्जाम में बहुत होता है, ठीक है। 20 नंबर तो आप यहाँ से पक्के समझ लीजिएगा। बाकी 3 नंबर का कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है, सिलोजिज्म भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, ये सब आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन टॉपिक्स को पक्का पक्का करके चलिएगा। अगर मैं आप लोगों से क्वांट्स की बात करूं तो यहाँ पर इनका वेटेज बहुत बढ़ जाता है, और साथ ही साथ डीआई का वेटेज भी यहाँ पर बहुत बढ़ जाता है। और डीआई के लिए ज़रूरी है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ तो स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लर्क जैसे एग्जाम के लिए। डीआई का वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको डीआई के लिए ज़रूरी है कि आप परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज जैसे टॉपिक को सबसे पहले करके चलें। और अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक आपका छूट गया है तो आप उसको कर लें, और खूब सारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें, बिकॉज कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी जो कैलकुलेटिव स्किल्स है ना उनका सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खूब सारा काम आपको करना है इस समय कैलकुलेशन पर। टॉकिंग अबाउट योर इंग्लिश, ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग आसानी से इस नौका को पार कर सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं, आसानी से हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत एफर्ट्स आपको नहीं करने, पर अगर आपने
थोड़े से भी एफर्ट्स कर लिए ना, वो भी डिलीजेंटली, ऐसा नहीं कभी कभी बीच बीच में कर रहे हैं, कभी कभी नहीं कर रहे हैं, अगर आपने डिलीजेंटली एफर्ट्स कर लिए ना, तो ये मैं आपको वादा करती हूँ कि ये आपका स्कोर होगा इंग्लिश में। और ये पॉसिबल है, और ये हर साल बहुत सारे बच्चे कर भी रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ डुएबल है। और मुझे लगता है डुएबल हो या ना हो, पर ये ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स के कंपैरिजन में इंग्लिश थोड़ा सा ईजियर की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो थोड़ा सा ईजी होता है, राइट। और अगर हम कट ऑफ का एनालिसिस देखें, वो भी मैं कर रही थी, अभी मैं सारा सब कुछ एनालाइज कर रही थी, कट ऑफ का एनालिसिस भी मैंने किया, तो उसमें देख रही थी पिछले 5 सालों में 80 के ऊपर ही है कट ऑफ, नीचे नहीं है। हाईएस्ट कट ऑफ बता रही हूँ जनरल कैटेगरी का, वो स्टेट टू स्टेट वैसे डिफर करता है, बट अगर मैं आपसे बात करूं तो 89 तक भी गया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे को हर सूरत में 80 प्लस तो स्कोर करना ही है, और 80 प्लस स्कोर करके भी कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, अगर ये 85 प्लस हो जाएगा तो बात बन जाएगी, और इसमें अगर आपके 30 मार्क्स इंग्लिश से ही आ जाएंगे तो बात और बढ़िया बन जाएगी फिर तो। यानी कि अब आपको केवल बचे हुए रीजनिंग और क्वांट्स में से, जो कि 60 नंबर का होता है, उसमें से आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, और जो आप बिना प्रैक्टिस के तो ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहरहाल ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंग्लिश में आप हिंदी मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से हैं, उसकी फिक्र मत करना। अगर आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली डिलिजेंटली फॉलो कर रहे हैं तो आप इंग्लिश मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको सारा प्रॉब्लम आपका सॉर्ट करके दूंगी, ठीक है। वोकैबुलरी पर हम काम करेंगे, ग्रामर पर हम काम करेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर भी हम लोग काम करेंगे, क्या इनफैक्ट हम तो कर रहे हैं। आप अगर नहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप भी जुड़ जाइएगा। अब बहरहाल मैं आप लोगों से यहां पर इसलिए जुड़ी हूं, ये बातचीत करने के लिए जुड़ी हूं, ये आपके इंग्लिश का ही सिलेबस है और ये आपका जीए का है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये बताने के लिए आप लोगों को जुड़ी हूँ कि बेटा आप करना क्या है। अब तो आखिरी समय आ चुका है, पहली बार में अगर सिलेक्शन लेना है तो आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, पर हाँ इतना ज़रूर है कि मेरे पास ना 60 डेज हैं, और ये 60 दिन भाई साहब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। हमें इन 60 दिनों में खुद से ही कंपटीशन करना है। अगर आज मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे उस गलती को लिख लेना है, और मुझे खुद से वादा करना है कि यार मैं ये वाली गलती ना दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा हर एक सही क्वेश्चन मुझे मेरे सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, मेरा हर एक गलत क्वेश्चन मुझे मेरे फेलियर की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि मेरे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। एम आई राइट हियर? ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। अब मुझे इन 60 दिनों को आखिर यूटिलाइज करना है तो किस तरीके से करना है। अगर आप मुझसे एक बहुत ही क्लियर कट आंसर पूछे ना, तो मेरा बहुत साफ और स्पष्ट आंसर है प्रैक्टिस, बस खत्म। इसके अलावा बेटा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी मदद कर सकती है सिलेक्शन लेने के लिए। आपको केवल और केवल और केवल प्रैक्टिस ही करनी है। पर कई बार हम इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आखिर प्रैक्टिस करें कैसे। सबसे बेयर मिनिमम चीज तो यही है कि आप सबसे पहले अपना बेसिक्स पूरा कर लो, अपने सारा सिलेबस पूरा कर लो सारे सब्जेक्ट्स का। उसके बाद मेरी सलाह रहती है कि सबसे पहले कम से कम 15 दिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, बैठकर अच्छे से डिलिजेंटली प्रैक्टिस करो। जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाए तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। वो इजी होंगे, आपसे इजीली बन जाएंगे, लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को बना रहे होंगे तब आप ये एनालाइज करेंगे कि यार ये तो पैटर्न क्या है पेपर का, एग्जामिनर किस थॉट से वो पेपर सेट कर रहा है। आपने अगर वो पैटर्न को समझ लिया ना, फिर आपके लिए पेपर को डीकोड करना मुश्किल नहीं रहेगा। और इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि खूब सारी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई एग्जामिनर किस थॉट प्रोसेस से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरी बात समझ आई आपको? अच्छा, प्रैक्टिस करनी है, फिर इसके बाद हमको करना है मॉक। ठीक है, मतलब ये पैटर्न मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ। यहां से शुरू करो, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है प्रैक्टिस का, और ये आ जाता है आपका अल्टीमेट स्टेप 3। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप प्रो बन जाएंगे। आपके मार्क्स भले ही इनिशियल 15 मॉक में ना आए, बट इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आपने इन 15 मॉक्स के बाद भी प्रैक्टिस करते रहे आप, ठीक है, 15 मॉक तक भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका स्कोर 110% इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक बात है जो शायद आपको भी पता होगी, लेकिन मैं आप लोगों से यहां पर थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करने के लिए जुड़ी हूं, जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। अब वो स्ट्रैटेजी है क्या भाई? जैसे कि अगर मैं क्वांट्स में बात करूं तो क्वांट्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरा वो है डीआई का। 10 से 15 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं।
अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सबसे ज्यादा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज, ठीक है, प्लस वोकैबुलरी के बेसिस पर जो क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के बेसिस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरी सलाह आप लोगों से यही रहती है कि आप कुछ भी करें या ना करें, आप इन सेक्शंस को रेगुलर बेसिस पर बैठकर प्रैक्टिस करें। व्हेन आई एम सेइंग प्रैक्टिस, तो मैं आप लोगों से यूट्यूब पर बैठकर प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रही हूं या पेड क्लास में प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रही हूं। मेरा प्रैक्टिस से मतलब है सेल्फ स्टडीज। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सिट विद योर ओन सेल्फ। खुद बैठो भैया, ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे निकालो और खुद बैठकर प्रैक्टिस करो बिना किसी की मदद के। गलतियां करो, फिर गलतियों से सीखो। ये सेल्फ स्टडी ही आपके लिए सबसे क्रूशल रोल प्ले करती है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब एग्जाम आपके सर पर होता है। ये सेक्शंस आपको रोज करने हैं। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको रोज यही गाइड कर रही होती हूँ, रोज इनफैक्ट उनसे पूछ रही होती हूँ, पर्सनली पूछ रही होती हूँ कि बेटा आपने किया कि नहीं किया। और मैं आपको एक सिलेबस दिखाती हूँ, एक बेसिकली एक स्केड्यूल है जो मैं अपने बच्चों को फॉलो करवाती हूँ, और मुझे लगता है कि आप सबको भी फॉलो करना चाहिए, विच इज दिस। आप इंग्लिश में रोज एक टॉपिक जो आपको नहीं आता है वो आप सीखो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आप 50 क्वेश्चंस और मिसलेनियस प्रैक्टिस करो, जिसमें पैरा जंबल भी आ जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, फिलर्स, हर तरह का क्वेश्चन होगा। बेयर मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने हैं। और जिस भी चीज में आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन करो कि आप कहाँ सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। सेम गोज फॉर योर रीजनिंग। एक वो टॉपिक पढ़ो यार जो आपको नहीं आता है, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ो जो आपको नहीं आता, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जिसमें आप कमजोर हो। और फिर 3 पजल्स बेयर मिनिमम आपको करने ही करना है। सुबह भी करना है, दोपहर को भी करना है, शाम को भी करना है। ऐसे ही एक टॉपिक और 3 डीआई आपको रोज सुबह दोपहर शाम करना ही करना है। ये बेटा वो सिलेबस है या वो स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताऊं, जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको प्रो बना देगी। लेकिन इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये सबसे क्रूशल है, सबसे ज्यादा क्रूशल है। क्योंकि पता है मैं इसको क्रूशल क्यों कह रही हूं। एक पजल कम से कम 3 से 5 नंबर की मान लो, आपने बनाई और बनाकर आपकी छूट गई तो आपके सीधे 3 से 5 नंबर चले गए। अगर आपने छोटी मोटी भी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी तो आपके एक डीआई से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 5 क्वेश्चन गए, ठीक है। अगर आपने समझने में चीजों को गलती कर दी तो ऐसे ही आपका इंग्लिश में भी चीजें गड़बड़ हो गई। आता है तो आता है वर्ड का मीनिंग, नहीं आता तो भैया नहीं आता। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं वो टॉपिक्स जिनका वेटेज एग्जाम में सबसे ज्यादा है उन पर आप सबसे ज्यादा फोकस करके चलो। और ये 60 दिन में आप जो आपका वीकेस्ट टॉपिक है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। जो स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ है ही, प्लस आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते चलो। आप अगर ये सिंपल कैलकुलेशन करो ना, अगर आप एक दिन में 3 पजल भी कर रहे हो और अगर आपके पास 60 दिन है तो आपने 180 पजल्स को प्रैक्टिस कर लिया। क्या आपको लगता है कि इन 180 पजल्स के बाहर कुछ आ जाएगा? लगता है आपको ऐसा? नहीं ना। तो सारी स्ट्रैटेजी तो हमारे सामने ही है, सब कुछ तो हमें पता ही है, अब बस करने की देरी है। अब वो करो जो आपने अभी तक नहीं किया। आप इस अभी तक ना बाहर वाले लोगों से कॉम्पीट कर रहे थे और एस्पिरेंट से कॉम्पीट कर रहे थे। नाउ इज द टाइम टू कॉम्पीट विद योर ओन सेल्फ। मैं अगर कल मेरे मार्क्स मान लो 40 आ रहे हैं मेरे मॉक में, तो आज मुझे उस 40 से 41 पर लेकर ही जाना है, फिर उस 41 से मुझे 50 पर लेकर ही जाना है। टाइम लगेगा बट ये चीज मैं कर सकता हूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और ये 2 महीने बहुत है मेरे लिए, अगर मैंने इनको शिद्दत से निभा लिया तो। देखो, बहाने देने के लिए मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं। आप मुझसे कहें कि मैम मानो मैंने ही क्लास नहीं ली, आप मुझसे पूछे कि मैम आपने क्लास क्यों नहीं ली, मैं तो कह दूंगी यार ये प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाई क्लास। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो 1000 बच्चे जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो 5000 बच्चे जो लेटर ऑन क्लास को देख रहे हैं, यार वो बच्चे तो डिसअपॉइंट हो गए ना, उनका तो स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया ना। तो बहाना देने से कभी रिजल्ट नहीं आता, आप समझ रहे हो? अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा। आपत्तियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, फॉर श्योर आएंगी, पर मैं उन प्रॉब्लम्स के चलते अपने गोल को छोड़ नहीं सकता। और ऐसा ही होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स पर फोकस्ड हो जाते हैं और अपनी जो गोल है उसको छोड़ देते हैं। यहां मैं आपको उल्टा सिखा रही हूं, प्रॉब्लम्स आए उन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर प्रायोरिटी, फोकस ऑन योर गोल, ऑन योर एम, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। दीज प्रॉब्लम्स विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। ये तो आपको फंसा देंगी, फंसाने के लिए ही आई हैं, ठीक है। तो फोकस किस पर रहना है हमको?
हमको फोकस रहना है अपने गोल पर। अब आज से आप लोग मुझसे प्रॉमिस करके जाएंगे इस वीडियो के नीचे कि आप कुछ भी स्किप करो, जो स्किप करना है स्किप करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। खाना स्किप कर दो, नहाना स्किप कर दो, घूमना फिरना स्किप कर दो, इंस्टाग्राम का टाइम स्किप कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, यूट्यूब का टाइम स्किप कर दो, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, बट प्रॉमिस मी आप सेल्फ स्टडी करोगे कम से कम 4 से 5 घंटे, और सेल्फ स्टडी में ये चीजें बेयर मिनिमम प्रैक्टिस करोगे। और वो सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश से डरते हैं या हिंदी मीडियम बच्चे हैं, उनको है कि मैम हम कैसे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे, बेटा आपके लिए भी मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। द हिंदू रोज पढ़ना है, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज डू रीड दैट, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत फ्रूटफुल है, आपको रिजल्ट्स देकर जाएगा, ठीक है। अच्छा, 20 वोकैब रोज पढ़नी ही पढ़नी है, और साथ ही साथ ग्रामर का कोई एक टॉपिक पढ़कर चलो, धीरे धीरे भी पढ़ोगे ग्रामर तो चल जाएगा, बट वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको रोज करना है। यार रीडिंग जो ये वर्ड है ना, रीडिंग, ठीक है, ये रीडिंग जो वर्ड है ना यार, ये अपने आप में ही मस्त समझ लो कि आपका सिलेक्शन की एक बूटी है। ये आपको सिलेक्शन देके जाएगा अगर आपकी रीडिंग अच्छी है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे आते हैं, अभी सिलेक्शन पार्टी थी उसमें एक बच्चा आया, कह रहा मैं तो 6 महीने तैयारी करी, मैंने तो एसबीआई पीओ निकाल लिया। हैरानी हुई हमको जान के, पर उसकी स्ट्रैटेजी जानी, उससे बातचीत करी तो पता चला कि वो रीडिंग में माहिर है भाई, उसने रीडिंग में अपनी छाप छोड़ रखी है, और रीडिंग ही सारा गेम है। आपको डीआई पढ़ने को मिलेगा, रीडिंग करना है, पजल पढ़ने को मिलेगा, रीडिंग करके सॉल्व करना है, सीटिंग अरेंजमेंट रीडिंग करके सॉल्व करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग करके सॉल्व करना है, पैराजंबल रीडिंग करके सॉल्व करना है, तो सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो रीडिंग पर तो भाई काम करना ही पड़ेगा, यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन हियर, ठीक है। तो ग्रामर धीरे धीरे करके चलो, बट रीडिंग जो है वो मस्ट है। न्यूज़पेपर पढ़ना, द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना मस्ट है, खुद से पढ़ो बैठकर। नहीं पढ़ा जा रहा है तो मैं हूं आपको बचाने के लिए, सुबह 8 बजे क्लास होती है, वहां पर आकर बैठो, ठीक है। पर करो इस समय, अगर अभी भी नहीं किया तो फिर गिल्ट में रहते रहोगे पूरे टाइम की 2025 मेरा तो सड़ गया, ऐसी बेकार हो गया, मेरे तो हाथ से छूट गई चीजें। किसी को बाद में रिग्रेट करने से, गिल्टी फील करने से कोई फायदा नहीं होता। गिल्ट विल नेवर गिव यू रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स चाहिए तो फिर काम करो इस समय, एग्जीक्यूशन का टाइम है ये। जो प्लानिंग आपने कर रखी है ना अभी तक, अब उसको एग्जीक्यूट करो, चीजों को इंप्लीमेंट करो, एंड दैट विल गिव यू रिजल्ट्स फॉर श्योर। और ये मत सोचो कि यार मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। अरे टारगेट ओरिएंटेड रहो, आज का टास्क मेरा ये वाला है, सबसे पहले मुझे ये काम करना है, इसको करके खत्म करो। फिर उसके साइड बाय साइड अपनी यूट्यूब, अपना पेड क्लासेस, अपनी खुद की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ चलाते रहो, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको ये चीज करके चलनी है, ट्रस्ट मी, ये आपको रिजल्ट्स देगा, ठीक है। और अगर आपको खुद से इसमें आप कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं, आप मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस करो। मैं आपको 110% मैं आपको वादा करके देती हूं, अगर आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, अच्छे से रेगुलरली फॉलो कर लिया, तो इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रुकेगा। इंग्लिश की वजह से मार्क्स बढ़ जरूर सकते हैं, घटेंगे कभी नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो ये आप सभी बच्चों को करना ही करना है, इस बात को समझकर चलना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब नाम लेके भगवान जी का और जुड़ जाओ, और याद रखो कि सिलेक्शन केवल एक ही चीज से आता है, विच इज कंसिस्टेंसी। आप आज पढ़ रहे हो जोश में आकर, मोटिवेशन में आकर पढ़ रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो खुद को, लेकिन फिर रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हो तो यार बात नहीं बनेगी। फिर कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो, बस बात बन जाएगी। ये वो सेशन है जिसके बारे में आप लोगों से बात करी थी। अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको भटका भटका फील हो रहा है इंग्लिश को लेकर, आप सुबह 8 बजे यहाँ जुड़ सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैंकिंग वाला इज द यूट्यूब चैनल, ठीक है। वोकैबुलरी को लेकर अगर आप टेंशन में है तो यहाँ भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। फिर एक 15 से 20 मिनट का क्लास दोपहर 1 बजे होता है सेम चैनल पर, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्लस आईबीपीएस क्लर्क की बात है यार, बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिशन है। आप हमारे साथ हमारे पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। इस पेड बैच में आपको सभी टीचर्स अच्छे से गाइड करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को लेकर आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, और ये बैच जो है वो आपका 31 जुलाई से लाइव हो जाएगा। प्लस अभी इस समय आपको बैंक महापैक पर एक बड़ा ऑफ मिल रहा है, जिसमें 80% का ऑफ मिल जाएगा। बैंक महापैक 2 अलग अलग वैलिडिटीज में आता है बच्चों। प्री मेंस और इंटरव्यू तक की कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाती है यहाँ पर, आपके सभी एग्जाम से जुड़ी हुई। तो जुड़ जाइएगा, अच्छे से जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका बैंक और एसएससी का भी महापैक है, ये भी 2 अलग अलग वैलिडिटीज में है। बैंक के सारे और एसएससी के भी सारे एग्जाम्स इसमें आपके कवर होते हैं, इस पर भी अभी आपको ऑफ मिल रहा है। बाकी और भी बहुत सारे बैचेस हैं, सब वैसे आपको महापैक में मिल जाएंगे। आप इनको अलग से भी ले सकते हैं, अगर आपको अलग से नहीं चाहिए तो आप इनको इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हैं। पर ऑफ इस समय सभी पर चल रहा है, आप इसको अवेल कर लेना, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, आप ही की हेल्प होगी। आपका द्रोना बुक का कॉम्बो है, इसमें भी आपको अलग अलग तरीके के खूब सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। एंड या
दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें. किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन या डाउट या क्वेरी रहती है तो लेट मी नो देयर इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय एवरीवन.